ओके, तो जो क्वेश्चन हम देखने लगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, हमने इसके ट्रीटमेंट में जो देना है यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि आईवी रिससिटेशन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी चेंजिंग आएगी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इसको समझते हैं कि पहले सेप्टिक शॉक में होता क्या है, और उसको भी देखने से पहले हम देखते हैं सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस है इन्फेक्शन जो कि हमारे ब्लड तक पहुंच गया है, और उसके बाद हमारे पास सेप्सिस जब सिवियरिटी पे पहुंचता है तो हमारे पास सेप्टिक शॉक होता है। और उसमें क्या हो रहा होता है कि क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम दैट्स ऑन फायर, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड परफ्यूजन इफेक्ट हुई थी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपके ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी इस तरह के मेटाबॉलिक आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो उन सबको डील करने के लिए हमें क्या करना है, इन्फेक्शन है और लो ब्लड प्रेशर है, और उसकी वजह से आपके पास आके ऑर्गन फेलियर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही करनी है कि हमें उस लो ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन को कम करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन के पास सेकंड चॉइस हमारे पास एड्रेनालिन होती है, और डोपामाइन जो है वो हम रेयरली चोज़न में से वो हम चूज़ नहीं करते। और जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, वेनकोमाइसिन, सेफ्टाजिडाइम, सेफिपाइम, पिपेरिसिलिन, टेजोबैक्टम, ये हम चूज़ करते हैं फॉर सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट टेकिंग मेडिकेशन एक्सपीरियंस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड द मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल। अब ये बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन जो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, क्योंकि सल्फामेथोक्सासोल जो है इसके ये हमारे पास रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में से आता है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। हाइपरकैलेमिया जहाँ तक है कि वो इससे कॉज होता है, और वो अगर उसमें ड्रग इंट्रैक्शन आ रही है, अगर आपको उसमें स्पाइरोनोलेक्टोन के साथ दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हाइपरकैलेमिया और बढ़ जाएगा। अ किड स्वैलोड रैट पॉइजन। अब उससे क्या होता है कि वो ब्लीडिंग कैस्केड स्टार्ट करा देता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके पास, विटामिन के। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है यूज्ड इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। उससे क्या होता है कि वो पेनिट्रेशन को इम्प्रूव कर देते हैं, बट ऑब्वियसली दैट कैन बी अ लिटिल पेनफुल। तो आपने याद रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर बेटर पेनिट्रेशन। द इफेक्ट ऑफ ब्लियोमाइसिन इज रेस्पिरेटरी फिब्रोसिस। अब हम इसको कैसे याद रखें, ब्लियोमाइसिन जो है वो हमारे पास हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए यूज़ होती है, और इस तरह के बाकी जो हमारे पास नेक्स से रिलेटेड जो हमारे पास कैंसर्स होते हैं उनमें यूज़ होती है। तो ये क्या करती है, ये डीएनए स्ट्रैंड्स को ब्रेक डाउन करती है, उनको डैमेज करती है। ब्लियोमाइसिन को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज एक एंजाइम चाहिए होता है, जो हमारे लंग्स में मौजूद नहीं होता। जब वो लंग्स में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है जो ड्रग वहाँ पे रीच करेगी वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, वो अपनी एक्टिव स्टेट में ही रहेगी। और जब वो अपनी एक्टिव स्टेट में रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका तो काम ही डैमेज कॉज करना है, तो वो हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, एल्वियोलाई को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, वहाँ पे टिश्यू स्कारिंग वगैरह कॉज कर देती है, और हमारे पास लंग फिब्रोसिस कॉज कराती है। तो ये इसका रेस्पिरेटरी फिब्रोसिस का बेसिक रीज़न है। Why are two atoms linked linkers added to ramipril? अब ये मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम जब हाइड्रोफोबिक कंपाउंड ऐड कर रहे होते हैं, कोई कार्बन बेस्ड कंपाउंड हम ऐड कर रहे होते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि वो हमारे पास बाइंडिंग को इंक्रीज़ करेगा। एंजाइम्स की एक बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग पॉकेट होती है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट होती है, जहाँ पे आके ड्रग ने बाइंड करना होता है। तो जब हम यहाँ पे कोई भी इस तरह का आइटम ऐड करते हैं जो कार्बन रिलेटेड है, ऑर्गेनिक है, हाइड्रोफोबिक है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये यहाँ हाइड्रोफोबिक पॉकेट में बाइंडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इक्वेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड है, उसको हम अभी नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टेस्ट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पी एरोजिनसा एंड ई कोलाई। तो वो हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट है, इसको आप कैसे याद रखेंगे।
एक ना सॉन्ग आया था की डू यू लव मी, तो आपने एल से याद रखना है ये किस चीज़ के लिए है, लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट के लिए। और की के लिए क्या आता है वो हमारे पास क्लेब्सेला, और ई के लिए के सिर्फ क्लेब्सेला और ई के लिए इकोलाई। तो इनके लिए ये हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट यूज़ होता है। पी एरोजिनोसा के लिए कोई और टेस्ट यूज़ होगा। पी एरोजिनोसा जो है वो हमारे पास लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आ गया। और इकोलाई और क्लेब्सियला फर्मेंट करेंगे तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। What is coagulase test used for identification of Staphylococcus strains? कोगुलेस को आप कोकस से जहन में रख लें। कोगुलेस स्टेफिलोकोकस के लिए हमारे पास यूज होता है। ए pharmacist has been late 8 times to the work. The policies allows for 3 consecutive days only. What kind of behavior considered assertive behavior? अब आपने उसको किस तरह से मना करना है, किस तरह से उसे बताना है। आप उसको पॉलिसी के बारे में बताएँ, उसे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएँ विदाउट इंसल्टिंग हिम, विदाउट डिमीनिंग हिम। और आपने उसको असर्टिव तरीके से बताना है कि आप ये जो एक्शन कंटिन्यूअसली कर रहे हो, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे, सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अब ड्रग हैज़ पीके ऑफ 6 to 8, ये आपको पहले भी याद होगा, मैंने आपको बताया था। जो पीकेए है ना, उससे मिलती हुई आपने पीएच यूज़ करनी है। पीकेए 6 to 7, तो पीएच आपने 6 यूज़ करनी है। एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सोर्सेज, अब इसमें क्या आ जाता है। प्राइमरी सोर्स जो होता है हमारे पास, बेसिकली वो हमारे पास जो डिफरेंट रिसर्चेज हो रही होती हैं। पबमेड पे जो आप देखते हो कि ये क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, ये रिसर्च पेपर आया है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी जो इससे अगले वाला होगा, उसमें आप क्या करेंगे कि जो सारी की सारी इस तरह की रिसर्चेज आई हुई हैं, आपने उनको कंपाइल करके एक रिव्यू लिटरेचर बना दिया, तो ये आपके पास सेकेंडरी आ गया। और टर्शरी वो जिसमें इन सब का निचोड़ आ जाएगा, तो वो हमारे पास थर्ड वाले आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फार्माकोपियाज आ जाते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज आ जाते हैं, ऐसी सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ है अगला क्वेश्चन कि नर्स ने ल्यूकीमिया का पेशेंट था और वो मेथोट्रेक्सेट को न्यूमेटिक ट्यूब में लेके आ गई। न्यूमेटिक ट्यूब क्या होती है मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें आप मेडिसिन जाके कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन मेथोट्रेक्सेट को आपने क्यों नहीं उसमें यूज़ करना, क्योंकि उसमें मेथोट्रेक्सेट एक हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग है। तो आपने कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उनको आपने नहीं यूज़ करना। ऐसी ड्रग्स जो कि शेक जिनको नहीं करना है या फोम नहीं करना, उनको आप न्यूमेटिक ट्यूब में नहीं लेके जाएंगे। ब्लड प्रोडक्ट्स को नहीं लेके जाएंगे, ग्लास एम्प्यूल्स को नहीं लेके जाएंगे, हाई अलर्ट मेडिकेशन को नहीं लेके जाएंगे, एक्सपेंसिव मेडिकेशन को नहीं लेके जाएंगे, एक्सप्लोसिव या फ्लेमेबल मेडिसिन को आप नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सिस्टेमिक रिव्यू किस तरह का सोर्स है, वो मैंने हम भी पहले बताया कि जो रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। वेयर टू लुक फॉर डाटा ऑन न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, तो वो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ कि जो मेडिसिन के लिए अच्छा पब है ना, जैसे पब्स होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, तो उसी तरह रूटीन के लिए, लेयर के लिए, तो अगर आपको कोई मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें अपनी चाहिए तो उसके लिए एक ही पब है, पब मेड, उसको आपने चूज़ करना है इन क्वेश्चंस में।